सो ये लेक्चर 6 दैट इज सिंक्रोनस जनरेटर इलेक्ट्रिकल मॉडल, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने ये पढ़ा था कि आर्मेचर रिएक्शन जो हो रहा है वो कैसे कोर के अंदर जो फ्लक्स है उसको डिस्टॉर्ट करके नया फ्लक्स बना दे रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारा लैग पावर फैक्टर लैग हो रहा है या लीड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्टेंट फ्लक्स बढ़ रहा था घट रहा था, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाते हैं, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए हमने क्या किया है, एक प्रैक्टिकल केस लिया है, दैट इज़ लैगिंग पावर फैक्टर लोड, ठीक है। प्रैक्टिकली 98% ऑफ द लोड आर लैगिंग पावर फैक्टर हैविंग पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.8, ठीक है। अब देखो लैगिंग पावर फैक्टर में क्या था, ओवर एक्साइटेड जनरेटर था, जनरेटर तुम्हारा ओवर एक्साइटेड था। ओवर एक्साइटेड कहने का मतलब क्या हुआ था कि रिजल्टेंट फ्लक्स घट गया था कोर में, जिसके कारण क्या हो रहा था, लोड को जितना वोल्टेज चाहिए था उतना वोल्टेज नहीं मिल रहा था, मतलब वी रेटेड नहीं मिल रहा था। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें एक्साइटेशन बढ़ा के जनरेटर को देना पड़ा, सो दैट वो वी रेटेड दे पाए लोड को, ठीक है। ओवर एक्साइटेशन का मतलब हमें रोटर को एक्साइटेशन बढ़ा के देना पड़ा, ठीक है। अब आते हैं ग्राफ पे। तो ये बेसिकली घटा क्यों, आर्मेचर रिएक्शन। देखो आर्मेचर रिएक्शन क्यों हुआ, आर्मेचर रिएक्शन तुम्हारा हुआ स्टेटर का जो इम्पीडेंस था उसके कारण, मतलब स्टेटर का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, ठीक है। ये सब मिलके आर्मेचर रिएक्शन प्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब पढ़ते हैं ग्राफ के द्वारा समझते हैं, दैट इज़ कि रिजल्टेंट फ्लक्स और रिजल्टेंट टर्मिनल वोल्टेज कैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो ग्राफ है ये फेज़र है जो कि सारे पैरामीटर को दिखाएगा, दैट इज़ टर्मिनल वोल्टेज हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा फील्ड फ्लक्स हो गया, मेन फील्ड फ्लक्स हो गया, ये मेन फील्ड फ्लक्स के कारण, अच्छा सब सीक्वेंस में बताते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है ये पूरा सीक्वेंस में इस पेज में लिखा हुआ 1 2 3 4 करके जैसे आया है, ठीक है। वर्बली बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या हुआ, हमने प्राइम मूवर के द्वारा रोटर को रोटेट किया डीसी करंट देके, और उस समय तुम्हारा फील्ड फ्लक्स बन गया था, मेन फील्ड फ्लक्स बन गया, ठीक है। ये मेन फील्ड फ्लक्स हुआ, इससे 90 डिग्री लैग करते हुए इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, ठीक है। तो ये क्या है, ये सबसे पहला इंड्यूस्ड ईएमएफ है स्टेटर के कंडक्टर में, ठीक है। स्टेटर के कंडक्टर में ये सबसे पहला इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और इस ईएमएफ के कारण ये करंट फ्लो किया। इस करंट के फ्लो करने से ये आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स आया, और ये आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स आने की वजह से ये तुम्हारा घट के ये हो गया, दैट इज़ एफ रिजल्टेंट, ठीक है। ये कैसे होगा, तो इसका और इस फील्ड का जो रिजल्टेंट होता है वो यहाँ पे आके मिलता है, ठीक है। अब ये हम लोग पढ़े हैं, दैट इज़ ये कैसे होता है, तो ये डीमैग्नेटाइजिंग होता है, ठीक है। डीमैग्नेटाइजिंग के कारण ही रिजल्टेंट फ्लक्स घट जाता है, ठीक है। अब इस फ्लक्स के अकॉर्डिंग तुम्हारा ER EMF बना, ठीक है। और ये जो EMF है ये अब स्टेटर के कंडक्टर में इंड्यूस हो गया, ठीक है। ये भी तुम्हारा 90 डिग्री रहेगा, एफरेस से 90 डिग्री पे ER आया। अब ये जो ER बना ये तुम्हारा इंटरनल EMF है। इंटरनल EMF बोलने का मतलब ये हुआ, कहाँ गया रुको बताता हूँ, कहने का मतलब कोई भी ग्राफ कोई भी स्टेटर कहाँ दे, जैसे देखो यहाँ पे ये वाला ER इंड्यूस हुआ, ठीक है। अब इस ER को यहाँ से फ्लो होके लोड तक आने में इतना जो वायर लगा, इधर भी कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, प्लस इसका कुछ ना कुछ रिएक्टेंस होगा, तो वो सब भी माइनस करना होगा, ठीक है। तो देखो ER में वही रेजिस्टेंस माइनस किए और रिएक्टेंस माइनस किए, ठीक है। और ये दोनों माइनस कर दिए तो हमें टर्मिनल वोल्टेज मिल गया। टर्मिनल बोलने का मतलब क्या हुआ, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज लगता है उसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। मतलब स्टेटर का जो दो पिन निकला हुआ है ना, वहाँ पे तुमको V मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। वही तुमको लोड को लेगा, ठीक है। तो ये वाला चीज़ है दैट इज़ तुम्हारा पावर। अब देखो इससे ये चीज़ माइनस हुआ तब जाके टर्मिनल वोल्टेज मिला, ठीक है। दैट इज़ टर्मिनल वोल्टेज में अगर ये ऐड कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। अब ये बनाने का तरीका कैसे होता है, देखो ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है V = I × R, मतलब ये रेजिस्टिव ड्रॉप है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस जो होता है वो सेम फेज होता है इन करंट, तो कहने का मतलब यहाँ पे जो भी एंगल होगा
सेम एंगल पे छोटा सा वैल्यू दिखा दो। क्यों? क्योंकि करंट इतना है तो इतना रेजिस्टिव ड्रॉप तो होगा नहीं, छोटा ही सा ड्रॉप होता है। और दूसरी बात क्या, करंट से 90 डिग्री होता है रिएक्टेंस, दैट इज़ इंडक्टेंस। यहाँ पे इंडक्टेंस ही तो है, तो करंट से यहाँ से 90 डिग्री ये इंडक्टेंस आएगा। अब ये भी छोटा है तो ये छोटा कर दिए। अब ये दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, यहाँ से एक लाइन बना देंगे तो उसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यही एंगल तुम्हारा होता है थीटा एस। ठीक है, खैर वो आगे बना है, ठीक ना। अब देखो इसी चीज़ को अगर आगे फॉरवर्ड कर दें तो ये आ जाता है आर्मेचर रिएक्शन का रिएक्टेंस। ठीक है, और ईएमएफ दैट इज़ स्टेटर के कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसमें अगर आर्मेचर रिएक्शन ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा ईएफ। ईएफ क्या था, ईएफ तुम्हारा सबसे इनिशियल, सबसे स्टार्टिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था स्टेटर के कंडक्टर में वो है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आर्मेचर रिएक्शन के कारण ड्रॉप हुआ जिसके कारण ये आया। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब पॉइंट 11 आता है। पॉइंट 11 में सर ने क्या कहा कि देखो ये तो हमें टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है। अब देखो लोड को तो मतलब जो लोड है उसको तो सिर्फ यही वोल्टेज मिल रहा है ना भाई, उसको स्टेटर के अंदर क्या हो रहा है उसको क्या पता कि स्टेटर के अंदर ये वाला ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसको तो ये वोल्टेज मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो 90 डिग्री लीड पे एक रिजल्टेंट फ्लक्स ड्रॉ कर देगा। क्यों? क्योंकि रोटर के अंदर जो फ्लक्स होता है और स्टेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसके बीच 90 डिग्री का गैप होता है। क्यों होता है? क्योंकि रोटर का जो फ्लक्स है वो कोसाइनोसॉइडल होता है, मतलब कोसाइन ग्राफ होता है, जबकि स्टेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो साइनोसॉइडल होता है। ठीक है, और ये चूँकि पहले आया है ये बाद आया है तो ये 90 डिग्री का लीड करता है। क्यों? क्योंकि कोसाइन और साइन में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इस v के अकॉर्डिंग 90 डिग्री ऊपर रिजल्टेंट फ्लक्स हमने बना दिया। ठीक है, अब यही जो फ्लक्स है स्टेटर के यही जो फ्लक्स है कोर में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसी को मान के अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो था इससे जो इतना घटा इसको बोल देते हैं पोटियर ड्रॉप। ठीक है, अब ये बस कहने के लिए, ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, और ये चूँकि यही फ्लक्स के अकॉर्डिंग तुमको टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है तो ये हमारा बन जाता है लोड एंगल, दैट इज़ मेन फील्ड, मतलब जो सबसे पहले फील्ड बना था कोर में। और ये क्या है, ये सबसे फाइनल फील्ड, मतलब आखिरी में यही बन रहा है और यही बनेगा हमेशा। ठीक ना, इसी पे लोड चलेगा तो इसके बीच के एंगल को बोलते हैं लोड एंगल। ठीक है, सिमिलरली सबसे पहला ईएमएफ और प्रेजेंट ईएमएफ के बीच के एंगल को भी लोड एंगल बोलते हैं। ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल को हम लोग पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं। ठीक है, और ईएमएफ सबसे पहला ईएमएफ और करंट के बीच को हम लोग साई बोलते हैं। ठीक है, ये समझ गए। इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करके बताएं। अब इसमें देखो, इसमें बहुत सारा चीज़ है, सभी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको हमने इस फिगर में प्लॉट कर दिया है, दैट इज़ सिंप्लीफाइड फेजर रिप्रेजेंटेशन। ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये सबसे पहला इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है, ये तुम्हारा करंट है जो कि रोटर में स्टेटर के कंडक्टर में फ्लो करेगा, साथ ही साथ लोड में भी फ्लो करेगा। तो करंट में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक ना, करंट तो एज पर लोड फ्लो करता है, मतलब लोड जितना डिमांड करेगा उतना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल फ्लक्स था जो कि कोर में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये वाला कौन है, तो ये वाला तुम्हारा ये चीज़ है। ठीक है, पोटियर ड्रॉप के बाद। ठीक है, इसलिए एफ रिजल्टेंट फाइनल लिखा है। और ये क्या था, इनिशियल फ्लक्स था जो कि कोर में बना था। ठीक है, लोड एंगल इज इक्वल टू साई माइनस, ये आराम से देख सकते हो। साई देखो, साई भी है ना क्वेश्चन में आ जाता है तो ये ध्यान रखना होगा। अब उसके अकॉर्डिंग देखो इलेक्ट्रिकल मॉडल ये बना, इसको कैसे बनाओगे, ईएफ। ईएफ क्या है यहाँ पे देखो, ईएफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ईएफ को हम लोग को लिखना है तो देखो ईएफ को हम लोग लिख सकते हैं दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब वोल्टेज से चलोगे तो इतना ड्रॉप, फिर यहाँ का ड्रॉप, फिर यहाँ का ड्रॉप इज इक्वल टू ईएफ। ठीक है, ये वोल्टेज हमें आउटपुट में मिल रहा है तो हमें यहाँ से चलना है। ठीक है, यहाँ से चलेंगे, फिर ये वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप हमें यहाँ तक पहुँचा देगा। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है, EMF इज इक्वल टू दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज ड्रॉप प्लस दिस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो IA सभी में कॉमन है, मतलब ये सब क्या है सीरीज़ में है,
और ये क्या है तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसे बन गया। अब देखो होगा क्या, अब देखो ई आर क्या है, तो ई आर क्या है बेसिकली, ई आर तुम्हारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है स्टेटर में, प्रेजेंट में यही ईएमएफ तुम्हारा स्टेटर के कॉइल में इंड्यूस हो रहा है, जो कि टर्मिनल पे आके ये वोल्टेज बन रहा है, ठीक है। तो अब ईआर जानने में भाई किसको क्या ही इंटरेस्ट होगा, समझे, स्टेटर के अंदर में कितना ईएमएफ बन रहा है इसकी तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं किसी को। तो क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। इसको हटाने से क्या होगा, ये दोनों सीरीज़ में आ जाएगा, ठीक है। सीरीज़ में तो है ही है, लेकिन चूंकि इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो इस दोनों को हम लोग कॉमन कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसे हो गया, एक्स एस नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये आर ए, ये क्या है, रोटर का रेजिस्टेंस, सॉरी क्या बोल रहे हैं, स्टेटर का रेजिस्टेंस, ठीक है। ये दोनों को कंबाइनली हम लोग जेड एस से डिनोट कर देंगे, ठीक है। एक्स एस क्या हो गया, एक्स एस तुम्हारा ये हो गया, दैट इज एक्स एल प्लस एक्स ए आर, ठीक है। एक्स एल क्या है, तो एक्स एल देख लो, एक्स एल जो है ना तुम्हारा स्टेटर में जो स्टेटर का जो कॉइल है उसका लीकेज रिएक्टेंस है, ठीक है। और एक्स ए आर क्या है, तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो रिएक्टेंस हमें मिल रहा है वो है। कहने का मतलब आर्मेचर रिएक्शन, देखो आर्मेचर रिएक्शन में इंडक्टेंस फिंडक्टेंस जो भी हो रहा है रिप्रेजेंट हम लोग उसको ओम में करते हैं ना, तो आर्मेचर रिएक्शन का रिएक्टेंस ही एक्स ए आर है, ठीक ना, इन ओम्स, ठीक है। यहाँ पे वैसे बाय द वे सारा कुछ लिखा हुआ है रेड पेन से, ठीक ना, हाईलाइट करके। एक बार पढ़ोगे सब समझ आएगा, बहुत अच्छा डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। तो ये जो ई एफ ये वाला फॉर्मूला था ये रिड्यूस होके ये बन गया। जेड एस क्या था, तो जेड एस तुम्हारा ये था टोटल इम्पीडेंस, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, जेड एस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है, मैग्नीट्यूड हो जाता है सिंक्रोनस इम्पीडेंस, और एंगल हो जाता है इम्पीडेंस एंगल, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि ये जो ई एफ आया है ये डिपेंड करेगा जेड एस पे। जेड एस मतलब लोड का इम्पीडेंस। तो लोड का इम्पीडेंस अगर चेंज करता है तो ई एफ क्या था तुम्हारा, सबसे पहला इंड्यूस्ड ई एम एफ ही तो तुम्हारा ई एफ था। तो कहने का मतलब लोड चेंज करेगा तो ई एफ चेंज कर जाएगा, ठीक ना। तो ई एफ अगर चेंज कर गया तो भाई हम ये फॉर्मूला जो निकाले हैं ये तो वैलिड ही नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हर सिनेरियो में ई एफ का इक्वेशन डिराइव करेंगे, मतलब हर पावर फैक्टर पे ईएमएफ का इक्वेशन, सॉरी हर पावर फैक्टर पे ईएफ का इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। दैट इज़ लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग 0.8, लैगिंग 0.8, लीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में अब करते हैं वो। देखो फाइनल इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल तुम्हारा यही है, न्यूमेरिकल में यही यूज़ होगा, ठीक है। ये वाला लिखा हुआ भी है, और ये पर फेज़ का है, ठीक ना, मतलब एक ही फेज़ का है। अगर 3 फेज़ होगा तो इसको, इसमें जो भी आएगा उसको इंटू 3 करना होगा, ठीक है। सिमिलरली ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ये भी तुम्हारा 1 फेज़ का है, ठीक है, ये भी 1 फेज़ का है, ठीक है। 3 फेज़ क्वेश्चन में रहता है तो इंटू 3 करना होगा। ये इम्पीडेंस भी तुम्हारा 1 फेज़ का है, ठीक है, सारा 1 फेज़ का है। तो अब क्या किए, अब हम लोग फिर से आ गए, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल था, ये तुम्हारा स्टेटर था जहाँ पे 3 फेज़ लोड ऐसे कनेक्टेड है। सिंप्लिसिटी के लिए बस एक ही कंडक्टर दिखाया हूँ, दैट इज़ ए एंड ए डैश, ठीक है। ये ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हो रहा था और ये टर्मिनल वोल्टेज बन रहा था, ठीक है। अब हमने क्या बताया कि जेड एस मतलब लोड के चेंज होने से ईएफ चेंज होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम लोड को चेंज करते हैं और ईएफ का इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो सबसे पहला क्या लिए, यूनिटी पावर फैक्टर लोड, ठीक है। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब प्योरली रेजिस्टेंस लोड है, ठीक है। और इसके अंदर दूसरा, इसके अंदर एक और कैटेगरी बनाए, दैट इज स्टेटर के रेजिस्टेंस को कंसिडर किया है वाइल कैलकुलेटिंग द ईएफ, ठीक है। द फर्स्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड ईएफ, ठीक है। तो इसमें देखो जब यूपीएफ है तो वी और आई सेम फेज में होगा, मतलब वी और आई सेम फेज में, तो आई ए आर ए भी सेम फेज में, इससे 90 डिग्री ऊपर आई ए एक्सेस, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो हमें ईएफ पता लगाना है, ठीक है। वोल्टेज हमारा रेफरेंस रहता है, तो वोल्टेज में ये ऐड करो, ये ऐड करो, हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे। या फिर तो वोल्टेज से डायरेक्टली जेड एस ऐड कर दो तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है।
V और इसके बीच का एंगल ही लोड एंगल था, ठीक है। तो ये बन गया हमारा, ठीक है, tan डेल्टा इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू ये, तो सी EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू V प्लस IA प्लस, हाँ देखो क्या है ना, तुमको ये पता लगाना है। तो यहाँ से चलोगे तो ये वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज ड्रॉप प्लस दिस वोल्टेज ड्रॉप, समझे। तो ये टर्मिनल वोल्टेज प्लस रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप प्लस रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। इसका रूट ओवर लगा दिया, मतलब ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। और एंगल कैसे निकलेगा, तो tan दैट इज IA अपॉन V प्लस IR है, ठीक है। सर पहले एंगल निकाल दिए, फिर बाद में मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये क्या चीज़ है, तो बेसिकली ये क्या है कि अगर तेरे पास कैलकुलेटर है तो डायरेक्टली ये पुट करके निकाल दो, क्या कि ये कॉम्प्लेक्स तुम हाथों हाथ तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब इसी का दूसरा केस क्या था कि यूनिटी पावर फैक्टर लोड है, RA को अब नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। देखो होता है क्या है कि स्टेटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम लगता है, क्यों, क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्शन ही ऐसा करते हैं, वायर ही ऐसा यूज़ करते हैं कि उसका रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत ही लो हो, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन में ये केस दिया जाता है, स्टेटर को नेगलेक्ट किया जाता है, स्टेटर के रेजिस्टेंस को, ठीक है। नेगलेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, ये V है, IR ड्रॉप तो होगा नहीं, तो डायरेक्ट 90 डिग्री पे IA एक्सेस ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें EF निकालने के लिए तुमको V प्लस दिस वोल्टेज ड्रॉप करोगे, निकल जाएगा, ठीक है। ये बहुत आसान है। तो यहाँ पे हमें क्या निकला, EF इंटू कॉस डेल्टा इज इक्वल टू V, ठीक है। मतलब बेसिकली वही V प्लस दिस इज इक्वल टू EF, तो सॉल्व करोगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक ना। अब दूसरा लोड, अब लोड चेंज कर दिया। अभी क्या था, अभी यूनिटी पावर फैक्टर लोड था, दैट इज केस 1। अब केस 2 दैट इज 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग लोड, ठीक है। इसमें क्या है, पहले RA को कंसिडर किए हैं, बाद में RA को हटा देंगे, ठीक है। तो अब इसको कैसे समझना है, अब देखो ये जो चीज़ हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये इसका रेफरेंस क्या है, तो रेफरेंस यही है भाई, देख लो ये जो इक्वेशन बना था ना, यही रेफरेंस है, दैट इज़ वोल्टेज है, स्टेटर का रेजिस्टेंस है, स्टेटर का रिएक्टेंस है, और आर्मेचर रिएक्टेंस है, ठीक है। इसी को ध्यान में रख के हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो टर्मिनल वोल्टेज को रेफरेंस मान के ड्रॉ कर लिए। 0.8 पावर फैक्टर लैग है, तो करंट को 0.8 पावर फैक्टर से लैग कर दिए, कहने का मतलब 36.8 डिग्री से पीछे कर दिए। अब रेजिस्टिव ड्रॉप जो होगा सेम विथ करंट होता है, तो सेम यहीं पे वोल्टेज से 36.8 डिग्री नीचे चले जाओ, ये तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। करंट से 90 डिग्री पे रिएक्टेंस ड्रॉप होता है, तो रिएक्टेंस बना दिए, ठीक है। अब रिएक्टेंस जब बना दिए तो हम EF के पास पहुंच गए। V से डायरेक्ट भी पहुंच सकते हो, दैट इज़ ये रेजिस्टेंस है, ये रिएक्टेंस है, दोनों को मिला दोगे इम्पीडेंस बन जाएगा, तो डायरेक्टली EF पे हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब ये तुम्हारा लोड एंगल होता है, ये तुम्हारा पावर फैक्टर होता है, ठीक है। तो इसमें तो बहुत आसान है भाई, अगर तेरे पास कैलकुलेटर है तो डायरेक्टली V प्लस IAZS दैट इज इक्वल टू V प्लस IARA प्लस IA एक्सेस करोगे तो तुम्हें EF मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कैलकुलेटर नहीं है तो हमें इस प्रोसेस से जाना होगा, दैट इज़ हर वैल्यू को इन मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली देखो क्या हुआ, ये वाला जो लाइन है इसको यहाँ पे सटा दिए करंट वाले में, तो 90 डिग्री बन गया। इसको भी सटाए तो ये भी 90 डिग्री बन गया, क्योंकि करंट से 90 डिग्री तो होता है तुम्हारा इंडक्टेंस, ठीक है ना। तो ये चूँकि पावर फैक्टर है, ठीक है, तो अगर इसका कॉस लोगे तो तुम्हें ये लेंथ मिलेगा, साइन लोगे तो तुम्हें ये लेंथ मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला लाइन ये वाला लाइन सेम होगा, तो ये V sin phi हो गया। ये तुम्हारा IA एक्सेस है पूरा, ठीक है। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इस बड़े वाले ट्रायंगल से हम लोग को EF का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। क्या होगा, V cos phi प्लस IARA दैट इज़ V cos phi प्लस IARA, ये तुम्हारा IARA है, प्लस V sin phi दैट इज़ दिस वन प्लस IA एक्सेस, ठीक है। ये मिल गया, तो इसका अंडर रूट ले लो, तो यही तुम्हारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा।
और दिस अपॉन दिस तुम्हारा एंगल दे देगा, ठीक है। तो हमें लोड एंगल EF मिल गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, लोड एंगल हो जाएगा साई माइनस फाई, ठीक है। जनरेटर तुम्हारा ओवर एक्साइटेड होता है लैग में, 0.8 पावर फैक्टर लैग में, और लोड एंगल हम लोग ऐसे देते हैं, ठीक है। लोड एंगल भी देखो चेंज करता है, ठीक ना। लैगिंग लीडिंग कंडीशन में लोड एंगल चेंज करेगा, तो न्यूमेरिकल बनाते समय ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, डेल्टा विल ऑलवेज बी पॉजिटिव बिकॉज इंड्यूस्ड EMF विल ऑलवेज बी हायर देन टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। अच्छा अब क्या था, हाँ अब क्या है, RA को इग्नोर करेंगे इसी वाले केस में, दैट इज़ 0.8 पावर फैक्टर लैग में RA को अगर इग्नोर करते हैं तो कुछ ऐसा बनता है और हमें ये मिलता है EF cos डेल्टा इज ग्रेटर देन V, ठीक है। अब तीसरा है 0.8 पावर फैक्टर लीड, ठीक है। तो लीड वाले में क्या होगा, ये टर्मिनल वोल्टेज है, करंट 36.8 डिग्री से आगे है, तो रजिस्टिव ड्रॉप भी ऐसे ही बना दिए 36.8 डिग्री, इससे 90 IA एक्सेस चला गया और ये गया तो हमें EF मिल गया, इसको जोड़ दोगे EF। अब कैसे होगा, तो वोल्टेज प्लस दिस इज इक्वल टू EF और वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज ड्रॉप गिव्स EF, ठीक है। कैलकुलेटर है तो डायरेक्टली ये मार दो, नहीं है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। प्रोसेस वही सेम रहेगा जो पहले बताया। यहाँ पे देखो लोड एंगल का ये आ गया, दैट इज़ अंडर एक्साइटेड, ठीक है। RA को नेग्लेक्ट करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा और ये तुम्हारा हो जाएगा एक्साइटेशन वोल्टेज इज लेस देन टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। जनरेटर इज सेड टू बी अंडर एक्साइटेड, ये तो होता है लीड के केस में अंडर एक्साइटेड ही होता है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है।